जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को देखते हैं और इस पेपर को देखते हुए इस क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं। ठीक, तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं? तो इसमें रूसो को, ठीक है, रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। ठीक, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दिदरो ने की थी। ठीक, दिदरो ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मॉन्टेस्क्यू ने अधिकार विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अधिकार विभाजन यानी किसी एक व्यक्ति के पास अधिकार ना होकर समाज के सभी लोग, यानी यहाँ पर सत्ता का बंटवारा कह सकते हैं। ठीक, तो ऐसे जो है मॉन्टेस्क्यू ने ये सिद्धांत दिया था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप कौन सी घटना हुई? ठीक, तो 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? गणतंत्र की स्थापना हुई थी। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला नामक बाग में जनरल डायर द्वारा वहाँ पर भीड़ को घेर लिया जाता है और घेरने के पश्चात वहाँ पर गोली चलवाया जाता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि जलियांवाले बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने चलवाया था। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद में सेकंड है, रॉलेट एक्ट क्या है और रॉलेट एक्ट लागू कब हुआ था? ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था, यानी कब लागू हुआ था? तो ये भी 1919 में ही हुआ था, जलियांवाले बाग हत्याकांड के जस्ट पहले, लेकिन जो सन था वो 1919 ही था। रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, यानी रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं, क्योंकि इस कानून में ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ऐसा कह सकते हैं, ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील, तो इसलिए इसको काला कानून कहते हैं। और ये कानून लगने के पश्चात लोगों को पता नहीं था कि ये कानून लग गया है और जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा होते हैं और फिर वहीं पर जनरल डायर द्वारा बाग को घेर कर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। ठीक, तो ये भी कब हुआ था? 1919 में। और इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? तो काला कानून। ठीक, तो इसको काला कानून भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, उसके बाद में अगला है क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो 1942 में। कब आया था? 1942 में। और 1942 में एक और घटना घटी थी जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था, गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो। ठीक, करो या मरो नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? तो गांधी जी ने। ठीक, कब हुआ था? 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन भी आया था। ठीक, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन को देखते हैं कि साइमन कमीशन का गठन कब होता है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है, लेकिन ये भारत में आता है 1928 में। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में।
ठीक। और साइमन कमीशन के विरोध में सारे लोगों ने गो बैक साइमन के नारे लगाए थे। और इन नारा लगाने में सबसे आगे पंजाब में इसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय के सर पे काफ़ी जो है लाठीचार्ज का आदेश होता है और सर पे चोट लगने से कुछ समय के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। और लाठीचार्ज करने का आदेश कौन दिया था? तो सैंडर्स ने, ठीक। तो उनसे उनकी भी बाद में हत्या कर दी जाती है। लेकिन बस इसको इतना यहाँ पर 2 क्वेश्चंस को ध्यान में देना है कि साइमन कमीशन का गठन पूछेगा तो 27, भारत में कब आया था? तो 1928 में, ठीक। उसके बाद में अगला है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना सभी लोगों को पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, ठीक। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है। कहाँ पर होता है? तो बम्बई में, ठीक। उस जो आज मुंबई है वो पहले मुंबई उसका नाम ना होकर बम्बई था। तो कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुआ था। 72 लोगों के द्वारा हुआ था और उस समय गवर्नर थे डफरिन, लॉर्ड डफरिन। ये सब एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ठीक। उसके बाद में अगला है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? ठीक। तो पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था ये पूछता है, ये नहीं पूछता है कि कब हुआ था, ठीक। तो पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था, उसे ही पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य में एक समझौता हुआ था जिसे ही पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक। उसके बाद में अगला है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी और इरविन, लॉर्ड इरविन उस समय गवर्नर थे। तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। इस 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था कि गांधी जी असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे और असहयोग नहीं, नमक आंदोलन शुरू किए थे गांधी जी, यानी सबने अवज्ञा आंदोलन था, ठीक। तो सबने अवज्ञा आंदोलन यानी नमक आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था। और उस नमक आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया, नमक को बना के नमक कानून तोड़ा और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उनके समस्त समर्थकों को, लगभग 1 लाख लोगों को गांधी जी समेत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद में कहा जाता है कि गांधी जी से कि आप जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए और हम आपके जितने भी अहिंसात्मक कैदी हैं उन सबको छोड़ देंगे। तो गांधी जी इसके लिए राजी हो जाते हैं और दोनों के मध्य एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। इसे ही गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक। उसके बाद में अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था, ठीक। ये किसके स्थान पर हुआ था? तो गैट के, ठीक। गैट इसके पहले जो WTO था इसका पूर्ववर्ती नाम जो क्या था? गैट था। गैट का नाम बदलकर 1995 में WTO किया गया था, ठीक। इस गैट की स्थापना नहीं पूछेगा, अगर पूछना होगा कठिन पेपर बनेगा तो यही पूछेगा कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, जो विश्व व्यापार संगठन है इसका पहले यानी पूर्ववर्ती नाम क्या है, ठीक। तो गैट, इसका गैट नाम था, ठीक। उसके बाद में अगला है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। ये कई बार आया हुआ भी क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक। अगला क्वेश्चन है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ, यानी आर्थिक महामंदी कब आई थी? तो आर्थिक यानी महामंदी, एक मंदी नहीं बल्कि महामंदी थी जो वैश्विक लेवल पर थी। तो ये आर्थिक महामंदी का समय था 1929 में, ठीक। तो ये 1929 में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ होता है, जो कि लगभग 3 से 4 वर्ष तक आर्थिक महामंदी पूरे विश्व में रहता है, ठीक है।
तो इसमें यही पूछता है कि प्रारंभ कब होता है या कब आई थी, डायरेक्ट पूछेगा 1929 इसका सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अगला है 8वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन होगा 1945 में। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक, उसके बाद में अगला है 9वां, औद्योगिक क्रांति किस देश में सबसे पहले प्रारंभ हुई? तो किस देश से प्रारंभ हुई या किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो सबसे पहले इंग्लैंड में। ठीक, कहाँ पर? इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1871 में गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी और इस गुलामगिरी पुस्तक के अंदर जाति प्रथा का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? जाति प्रथा का। पूछ सकता है कि गुलामगिरी पुस्तक के अंदर किसका उल्लेख किया गया है? तो जाति प्रथा का। ठीक, ज्योतिबा फुले ने 1871 में गुलामगिरी पुस्तक लिखा जिसमें जाति प्रथा का उल्लेख किया गया है। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है संसाधन। ठीक, अगर संसाधन वाला क्लास देखा होगा तो उसमें ये सब जो है बहुत ही डीपली इसको वहाँ पर पढ़ाया भी गया है कि संसाधन किसे कहते हैं। प्रकृति प्रदत्त सभी उपहार साधन हैं, जब मनुष्य उसे अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाता है तो वह संसाधन बन जाता है। इसको नोट कर लेना और याद कर लेना। संसाधन को मुख्य रूप से हम लोग 4 भागों में बांटे थे, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। तो यहाँ पर फटाफट देख लो, एक रिवीजन है ये। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। ठीक, उसके बाद समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिसका प्रयोग पुनः किया जा सके, जो कभी खत्म ना हो। अनवीकरणीय जिसका प्रयोग एक बार करने के पश्चात वो उसे दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। उसके बाद में अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, निजी, सार्वजनिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। निजी यानी किसी पर्सनल व्यक्ति का होगा, सार्वजनिक यानी सरकार का होगा जिस पर सभी लोगों का समान अधिकार होगा। निजी के एग्जाम्पल हैं जैसे हमारी खुद की गाड़ी, खुद का मकान। ठीक, और सार्वजनिक जैसे पार्क हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, इस पे समाज के सभी लोगों का हक होता है, यानी उस पर सब लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय यानी किसी देश का, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी जिससे विश्व के सभी लोगों का जिस पर बराबर अधिकार हो। ठीक, उसके बाद अगला है विकास के स्तर के आधार पर भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है संभावी, एक होता है विकसित, एक होता है भंडार और एक होता है संचित कोष। ठीक, संभावी यानी संसाधन के मिलने की संभावना है, विकसित यानी संसाधन मिल चुके हैं और उसको निकालने के पास हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। भंडार यानी हमारे पास बहुत बड़ा भंडार मिल गया है लेकिन अभी हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस भंडार से निकाल सकें। संचित कोष यानी हमारे पास पता तो है कि यहाँ पर कोई संसाधन है लेकिन अभी उस संसाधन को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। हो सकता है भविष्य में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बन जाए जिससे कि इस संचित कोष का हम लोग प्रयोग कर सकें। ठीक, उसके बाद अगला है सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए भी आ सकता है, टिक में भी आ सकता है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास हो तो लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, यानी विकास की वह अवस्था जिसके अंतर्गत संसाधनों का विदोहन इस प्रकार से किया जाए कि आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ ले सके। ठीक, तो इसको अगर लिखने के लिए आएगा तो ऐसे लिखना है, अगर लिखने के लिए नहीं आता है तो बस ऐसे इसको समझो कि विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। ठीक, तो सतत पोषणीय कहते हैं। एजेंडा 21 क्या है, तो एजेंडा 21 एक कार्य सूची है। क्या है, कार्य सूची है जिसे कब प्रस्तुत किया गया था, तो विश्व पृथ्वी सम्मेलन में, विश्व पृथ्वी सम्मेलन में से प्रस्तुत किया गया था। कब हुआ था ये विश्व पृथ्वी सम्मेलन, 1992 में। कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था रियो डी जेनेरा। ठीक, रियो डी जेनेरा में
ये विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। उसी वहीं पर सतत पोषणीय विकास और एजेंडा 21 दोनों शब्द प्रस्तुत किए गए थे। ठीक, एजेंडा 21 का अर्थ होता है कि 21वीं सदी के लिए विकास स्तर, ठीक, किस तरीके से विकास करें कि जो है 21वीं सदी के लिए हम इस विकास के दौर में भी अपने संसाधनों का संरक्षण कर सकें। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, चिपको आंदोलन क्या है? ठीक, चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? तो चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड के चमोली जिले में। ठीक, उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किया गया था और इस आंदोलन में क्या हुआ था कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने जाकर पेड़ों से चिपक गए थे, क्योंकि वहाँ के जंगलों को काटा जा रहा था, पेड़ों को काटा जा रहा था। तो उस पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ के लोगों ने जाके पेड़ से चिपक गए थे और पेड़ों को काटने से रोक रहे थे। ठीक, उसके बाद में अगला है 15वां क्वेश्चन, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? इंपॉर्टेंट है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ये सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र और प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो रेंगुर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, काली मिट्टी का विकास कैसे होता है? तो काली मिट्टी का विकास हुआ है ज्वालामुखी के फटने से, यानी ज्वालामुखी के उद्गार के बाद काली मिट्टी का जो इसका निर्माण होता है। काली मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा 16वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर गन्ना उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश किसमें है? गन्ना, गेहूं और आलू में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। उसके बाद में खनिजों को देखते हैं, तो खनिज में मैग्नीज, लोहा और बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? उड़ीसा में। ठीक, तो यही तीन पूछेगा, बस इसको तीन को याद रखना, मैग्नीज, लोहा, बॉक्साइट उड़ीसा, बाजरा राजस्थान और गन्ना, गेहूं, आलू ये उत्तर प्रदेश। ठीक, अगर सोना पूछता है तो सोना सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में, और चांदी अगर पूछता है कि चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो चांदी होता है राजस्थान में। ठीक, सोना होता है कर्नाटक में और चांदी होता है राजस्थान में। ठीक, उसके बाद में अगला है कोयला। कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? झारखंड में। और झारखंड में कहाँ पर? झरिया खान। ये कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि झरिया का संबंध किससे है? झरिया प्रसिद्ध है, तो झरिया जो है कोयले की खान है, बहुत प्रसिद्ध है ये झरिया। तो इसको जरूर ध्यान देना कि झरिया अगर आ जाए, झरिया प्रसिद्ध है तो कोयले के लिए। ठीक, और कोयला 4 प्रकार का होता है और उन चारों में जो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। क्या बोलते हैं? एंथ्रासाइट। ठीक, चारों नहीं पूछेगा, एंथ्रासाइट ही पूछता है अगर पूछना होगा तो यहाँ पर। उसके बाद में पेट्रोल को देखते हैं। पेट्रोल का सबसे पहला कुआं भारत में, यानी भारत में सबसे पहली बार पेट्रोल पाया गया था असम में, और असम के डिगबोई में। असम में डिगबोई में एक स्थान है, असम के अंदर डिगबोई, वहाँ पर सबसे पहला कुआं खोदा गया था। ठीक, उसके बाद मुंबई हाई प्रसिद्ध है पेट्रोल के लिए। यहाँ मुंबई हाई भी बहुत फेमस है पेट्रोलियम के लिए, जैसे झरिया फेमस है उसी प्रकार से मुंबई हाई भी प्रसिद्ध है। झरिया कोयले के लिए, मुंबई हाई पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद में अगला है 21वां क्वेश्चन, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक, 1948 में। श्रीलंका में सबसे ज्यादा किस समुदाय के लोग रहते हैं? तो सिंहली। ठीक, सिंहली और तमिल के मध्य यहाँ पर टकराव भी होता रहता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो सिंहली लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं श्रीलंका में, और 1948 में ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक, उसके बाद में अगला है सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? यानी सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? तो समुदाय का मतलब होता है कि कई सारी समुदाय मिलकर जब सरकार का गठन करते हैं, तो जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो तो उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं।
यानी किसी एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां ना होकर समाज के विभिन्न समूहों में शक्तियों का बंटवारा होता है तो वहां पर सामुदायिक सरकार बनती है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने किस तरह अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन दिया था। ठीक, तो इन्होंने मानवाधिकार का बिल्ला भी लगाया था और अपनी जो है मुट्ठी बंद मुट्ठी करके जो है अश्वेत शक्ति का प्रदर्शन किया था और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने जो है नंगे पांव जाके अपना जो है नंगे पांव जाकर इन्होंने अपना मेडल प्राप्त करते हैं, जिससे कि जो है ये एक प्रकार से दिखाते हैं कि अमेरिका में किस प्रकार से श्वेत और अश्वेत के मध्य भेदभाव किया जा रहा है। तो ये पीटर नॉर्मन ने अमेरिकी खिलाड़ियों के समर्थन में इन्होंने आगे आए थे और बाद में इन्होंने अमेरिकी खिलाड़ी के समर्थन में आने के कारण इनको जो ओलंपिक से भी निकाल दिया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे पीटर नॉर्मन। ठीक है, मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन्होंने अपना समर्थन प्रस्तुत किया था कि ये मानव का अधिकार है कि उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। ठीक, उसके बाद में अगला है, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठी किसका प्रतीक है। तो अश्वेत शक्ति का है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्मों को समान समझा जाएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द आए चाहे पंथ निरपेक्ष है, ये धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष ये दोनों एक ही है। ठीक, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द चाहे जो आए तो इसमें यही करना है कि सभी धर्मों को समान समझा जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है, यानी महिलाओं को आरक्षण कहाँ पर दिया गया है। तो महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया गया है। कहाँ पर? पंचायती राज में। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? 33%। कितना? 33%। और पंचायती राज की स्थापना कब होती है? 1992 में। पंचायती, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पंचायती राज और महिलाओं से संबंधित बन सकता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है पंचायती राज संस्थाओं में। कितने % आरक्षण है? 33%। ठीक, और पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था? 1992 में। ठीक, उसके बाद में अगला है 27वां क्वेश्चन, 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। ठीक, यानी 1000 पुरुषों पर केवल 943 महिलाएं ही हैं भारत में, अगर पूरे भारत में अगर देखा जाए तो। ठीक, तो यहाँ पर गणना 1000 पुरुषों पर किया जाता है। ऐसा भी आ सकता है कि लिंगानुपात का गणना किस आधार पर किया जाता है, तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत में देखते हैं कि भारत के कौन से राज्य में जो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल में। ठीक, केरल में सबसे ज़्यादा है, ये एग्जाम में आया हुआ भी है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। सबसे कम हरियाणा का है। ठीक, सबसे कम हरियाणा का है, सबसे ज़्यादा केरल का है। उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है। कौन सी संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया है, यानी मानव विकास रिपोर्ट का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इंडेक्स को कौन लागू करता है यानी जारी करता है। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को UNDP अमेरिका की यानी संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसका नाम है UNDP यही जारी करता है। ये किस आधार पर मापदंड तैयार करता है? तो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों में जाकर सर्वेक्षण करने के बाद एक रैंक जारी किया जाता है और उस रैंक में विश्व के विभिन्न देशों को अलग अलग रैंक दिया जाता है कि वहाँ पर लोगों की जीवन प्रत्याशा कितना है, साक्षरता दर कितना है और प्रति व्यक्ति आय कितनी है। उस हिसाब से ये लोग जारी करते हैं। इसको तैयार करने में एक भारतीय का जो बहुत ज़्यादा योगदान था जिसका नाम है अमर्त्य सेन। ठीक,
अमृत सेन नाम के अर्थशास्त्री और एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूब उल हक। इन दो लोगों ने मिलकर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार करने में मदद किया था। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र वे सभी क्षेत्र जो भूमि से संबंधित हों, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक, और खनन हो गया। तो ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब के सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, चाहे कृषि हो या पशुपालन हो या मत्स्य पालन हो, ठीक, ये सब के सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण होता है, विनिर्माण होता है, विनिर्माण क्षेत्र इसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय क्षेत्र के को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो विनिर्माण क्षेत्र के। अच्छा, कृषि यहाँ पर जब उगेगा, यानी यहाँ पर मान लीजिए कपास का उत्पादन किया गया, तो कपास को यहाँ पर कपड़ा थोड़ी कपास से यहाँ बना लेंगे, कपड़ा बनाने के लिए मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको लाया जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। ठीक, तो सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं प्राथमिक क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, और द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तो कई बार आया है, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान इसका है, अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का है और सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन GDP में सबसे ज़्यादा योगदान देता है तृतीय क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि GDP में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। ठीक, और ये देता है सबसे ज़्यादा रोजगार। अच्छा, रोजगार सबसे ज़्यादा कैसे देख रहा है? जैसे कृषि हो गया, तो कृषि में देखते हैं कि बहुत सारे लोग वैसे ही लगे रहते हैं। ठीक, तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, तृतीय क्षेत्र GDP में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। ठीक, और तीसवां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986 में। ठीक, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। और उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को उपभोक्ता यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये 30 क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और एग्ज़ाम में आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। उसके बाद में फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही। जय हिंद।